हेलो एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। आज बड़े कम लोग आए हैं। लगता है सब सो गए संडे को। संडे को एक्चुअल में प्रोग्राम बन जाता ना कहीं जाने का। हाँ। सैटरडे मैं, संडे को होता है ऐसा। मैं भी याद देहरादून गया था। अच्छा, आ गए टाइम पे, आ गए फिर तो। यस सर यस। एक्चुअल में इनकम टैक्स की हमारी देखिए बेसिक की 3 क्लासेज हो गई है। सर यस सर। और ये भी मान लीजिए 8 क्लासेज इसकी हो गई है। सैलरी की हो गई है। हम्म, सैलरी में जैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा पीएफ का, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है। तो पीएफ का आज हम थ्योरेटिकल करेंगे। और उसके बाद हम कल प्रैक्टिकल करेंगे इसका। यस सर। तो हमारा सैलरी का कंप्लीट हो जाएगा। कल कल में हमारा सैलरी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है और सर। एक दिन हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं सैलरी में कि हम टोटल फिर एक क्वेश्चन करेंगे। एक टोटल क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, उसमें जैसे अलाउंस भी टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी, परक्विजिट्स की भी देखते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट की, सारा हम ओवरऑल देखेंगे सैलरी को। उसके बाद हमारा रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का। हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करें, अभी स्टार्ट करें, 2 मिनट वेट करें? सर वेट तो बहुत हो गया। आप उन स्टार्ट ही उनको कीजिए। कॉल कर सकते हो, कोमल जी को। ओके ठीक है। अभी बस सर भी वन कर। बस 1 मिनट वेट करते हैं बस। ओके आप सर। कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैसेज कर दीजिए। यस सर मैं कर रहा हूँ। हम्म, इतने में स्लाइड्स ओपन करता हूँ। चलिए स्टार्ट करें फिर। यस सर। देखो, हमारा आज का टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट में ईपीएफ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली हमारी डिटेल में क्लास, जब हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी हम बस इनकम टैक्स पर्पज के लिए देख रहे हैं इसको। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर आप पिछले क्लास के सर नोट्स दे देना जरा। मैं लास्ट क्लास के नोट्स शेयर कर दूंगा आपको। ओके थैंक यू सर। आप प्रैक्टिकल के बारे में पूछ रहे होंगे ना? प्रैक्टिकल में उससे पहले की भी हाँ, जो। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों दे दूंगा। यस सर यस यस। मतलब मच सैलरी से अप्रिशिएट। रिलेटेड जितने भी है ना, सारे शेयर कर दूंगा। यस सर मच अप्रिशिएटेड थैंक यू। ओके। तो ईपीएफ में जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ईपीएफ एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हमारा इनकम टैक्स पर्पज के लिए हम देख रहे हैं इसको। तो इनकम टैक्स पर्पज के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमको जब ईपीएफ मिलता है तो ड्यूरिंग द सर्विस क्या प्रोविजन रहते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्रोविजन रहते हैं। पहले ड्यूरिंग द सर्विस था, वो टैक्सेबल नहीं होता था। ठीक है, बट अभी 2021 में कुछ उसको टैक्सेबल कर दिया गया है। और कैसे टैक्सेबल किया है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और रिटायरमेंट के बाद तो वो टैक्सेबल है ही। अब कौन सी कंडीशन में टैक्सेबल है, कौन सी कंडीशन में टैक्स फ्री है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम अभी चेक करते हैं कि ईपीएफ को थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 1 सेकेंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कंट्रोल करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसमें ये अप्लीकेबल है कि जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 और मोर एम्प्लॉय वर्किंग है, वहाँ पर ये कंपलसरी है। ठीक है, अगर 20 या मोर एम्प्लॉय अगर वर्किंग नहीं है तो वहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। और सम ऑर्गेनाइजेशन जो 20 से कम अगर है तो उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है, मतलब कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है वो। और उसमें भी ये है कि अगर उसकी सैलरी अगर 15,000 तक है, अगर उसकी जो वेजेज है वो 15,000 तक है पर मंथ, तो उस पर तो कंपलसरी है ही ये। बट अगर 15,000 के ऊपर अगर सैलरी है तो वो फिर ऑप्शनल है।
ठीक है, तो वो आपसे रिटर्न में लेगा कि इस पे ईपीएफ हम आप पे एप्लीकेबल करें या नहीं करें। चलिए, ये इसका बेसिक हो गया। इस पे फिर हम ये देख सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ पे। तो पीएफ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय का 12% होता है। जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो अपनी सैलरी का, तो उसमें बेसिक सैलरी एंड डीए, जो डियरनेस अलाउंस जो हमने पहले पढ़ा था, उसको मिला के 12% हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके जो अमाउंट निकलेगा वो फिर पीएफ में कंट्रीब्यूट होगा। और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट है कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर मान लो 15,000 उसका बेसिक एंड डीए का अगर पीएफ बैठ रहा है 12%, तो मतलब 15,000 अगर बैठ रहा है तो 15,000 ही एम्प्लॉयर उसको कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब दोनों का शेयर सेम रहता है। हमारे पास ऑप्शन भी रहता है कि कई बार ये होता है कि हमारी नेट पे है थोड़ी अच्छी रहती है, मान लो हमारी नेट पे मोर देन 50,000 60,000 या 1 लाख के ऊपर है, तो हम हमें लगता है कि चलो हम पीएफ में हम वॉलेंट्री भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि 12% से एक्स्ट्रा हम कंट्रीब्यूट अगर कर सकते हो हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो उस पर भी हमको जो भी अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट अप्लीकेबल है उसका, जो मान लीजिए 3 मंथ से हर क्वार्टरली चेंज होता है, तो अभी मान लो अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे ये हायर ही है अभी तक, ये बोल सकते हैं पीएफ का इंटरेस्ट। और आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया उस पर इंटरेस्ट हो गया, और साथ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सारा अमाउंट है हमको आफ्टर रिटायरमेंट हमको मिल जाता है। ठीक है, वीपीएफ के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया कि वीपीएफ में क्या है कि हमारा जो 12% जो कंपलसरी जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा भी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब टैक्सेशन रूल क्या है? अब टैक्सेशन रूल देखिए, आफ्टर बजट 21 2021 के बाद ये क्या अमेंडमेंट हुआ है। 2021 से पहले ये सिनेरियो था कि ड्यूरिंग द सर्विस जो भी इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होता था उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, वो आफ्टर रिटायरमेंट ही हम चेक करते थे कि टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। बट आफ्टर बजट 21 के बाद, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 के बाद क्या रूल हुआ है, उसमें ये देखिए, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन मतलब फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल ईयर में, मान लो अगर 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर हमारा इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, न कि एम्प्लॉयर का, मतलब कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 से ज़्यादा है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज़्यादा है। अब 2,50,000 में क्या इंक्लूड है, एक तो उसका कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो 12% रहता है, और साथ में अगर वो वीपीएफ भी कटवाता है, मतलब वॉलेंटरी पीएफ भी अगर वो डिडक्टेबल है उसका, मतलब कि अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, तो दोनों को ऐड करके अगर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो फिर टैक्सेबल होगा उसके हैंड में। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो इम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 50,000 है, इम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है कि 50,000 है पर मंथ। ठीक है, और वो पीएफ स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो जो एम्प्लॉयर है वो 12% डिडक्ट करेगा उसका, जो 6,000 बैठेगा। ठीक है, 6,000 पर मंथ वो पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या करता है, एक पूरे साल में 3,28,000 उसने अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो उसने एज ए इन्वेस्टमेंट उसने कंट्रीब्यूट कर दिया उसमें। अब देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसका, 6,000 मल्टीप्लाई 12 और प्लस 3,28,000, तो टोटल उसका 4 लाख कंट्रीब्यूशन हो गया। और हमने रूल अभी क्या देखा था, अगर 2,50,000 से ज़्यादा अगर उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उससे ज़्यादा होता है अगर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है देखिए, 1,50,000 ज़्यादा है, मतलब कि 4 लाख और माइनस 2,50,000, तो 1,50,000 जो ज़्यादा है उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो भी उसके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, उसको अदर सोर्सेज में उसका टैक्सेबल हो जाएगा।
उसका अदर सोर्सेज में उसका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई में जो 2,50,000 की लिमिट है, उसकी जगह 5 लाख की लिमिट है। तो 5 लाख तक अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन अगर 5 लाख तक है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब टैक्स डिडक्शन कैसे होगा उसका? हाँ, अभी एक चीज़ और है कि टैक्स डिडक्शन तो हमने देख लिया कि 2,50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बैठेगा उसका, ठीक है, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और जब सैलरी से टीडीएस डिडक्ट होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा टीडीएस में। अब जैसे इम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, जो कंट्रीब्यूट करता है, जो इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, वो हम अभी सेक्शन बाद में जब पढ़ेंगे डिडक्शन का, डिडक्शन एटीसी, अंडर सेक्शन एटीसी होता है एक डिडक्शन, उसमें जो भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है उसका ₹1,50,000 तक टैक्स फ्री हो जाता है, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये रूल इफेक्टिव कब से है? ये रूल है इफेक्टिव 1 अप्रैल 21 से, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने आपको अमेंडमेंट बता दिया कि जो भी अमेंडमेंट हुआ है इसका, जो 1 अप्रैल 2021 से अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। इस वाली डिटेल को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक अभी आएगा, पहले हम थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एम्प्लॉय का तो आपने बताया 12% होता है, एम्प्लॉय का कितना परसेंट होता है? मैडम आपका वो वॉइस क्लियर नहीं आई थोड़ी, फिर आप रिपीट कर सकते हैं? एम्प्लॉय का तो 12% होता है, एम्प्लॉय का कितना परसेंट होता है? एम्प्लॉयर का जो 12% होता है, उस पर क्या होता है? सर एक्चुअल में मैं बाहर पड़ी, मैं कल कुछ पूछ लूंगी आपसे। है जी, अभी आप बाहर हैं क्या? हाँ जी सर, मैं बाहर हूँ, कल क्वेश्चन पूछ लूंगी आपसे, कोई भी डाउट है मुझे। अच्छा, नहीं एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं कल पूछ लूंगी सर। अच्छा, नहीं या कर दीजिए ना। या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मैं बता दूंगा। अभी किसी को डाउट हो तो बताइए। ओके। नो सर। ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड को हम अभी बेसिक से देखते हैं, वो हमने अभी अमेंडमेंट देखा था, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड का मीनिंग मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये कितने टाइप का होता है कंट्रीब्यूशन, तो इसके क्या कंपोनेंट होते हैं पीएफ के? एक तो इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो उसकी सैलरी से 12% डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद इम्प्लॉइज़ का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट बैठता है वो हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट क्या होता है? जो इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, उसका सेम कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉयर करता है, ठीक है, तो वो भी 12% हो गया। और इस पे भी जो भी इंटरेस्ट पार्ट होता है वो हो गया। तो 4 पोर्शन हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे अगर पैसा मिलेगा तब क्या होगा, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर पैसा मिल रहा है तब क्या होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे तो हम देखेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट हम देख रहे हैं, बट ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिलेगा पैसा, ठीक है, तो ड्यूरिंग द सर्विस कब मिलता है? या तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो ये हो सकता है कि कंपनी चेंज कर दी उसने, ठीक है, कंपनी चेंज कर दी, तो मान लो एक कंपनी में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलग था, सेकंड कंपनी में अलग था, तो उसके बाद ऑप्शन रहता है या तो वो पीएफ का अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर ले, या फिर वो विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो उसके क्या प्रोविजन है देखते हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स ऑन पीएफ विड्रॉल, भी पीएफ विड्रॉल ही तो हुआ। ड्यूरिंग द सर्विस अगर वो पीएफ को विड्रॉ कर रहा है तब क्या प्रोविजन होंगे? या तो विड्रॉ वो उसमें करेगा, रिटायरमेंट पे करेगा, तो रिटायरमेंट पे तो कर नहीं रहा वो ड्यूरिंग द सर्विस कर रहा है, तो ड्यूरिंग द सर्विस कर रहा है तब क्या प्रोविजन होगा देखिए। अगर मान लो उसको कंटिन्यूस सर्विस अगर 5 ईयर हो गई है, अगर कंटिन्यूस सर्विस
उसकी जो भी कंटिन्यूस सर्विस जो हुई है, उसकी कंटिन्यूस सर्विस कितनी हो गई है, 5 ईयर हो गई है। मतलब एक कंपनी में अगर 5 साल वो कंटिन्यू अगर काम कर रहा है मिनिमम, ठीक है, और अगर उसके बाद अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसका कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, एम्प्लॉय हैज़ विड्रॉन पीएफ अमाउंट आफ्टर 5 ईयर ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस केस में उसका कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो 5 साल कंटिन्यू काम कर रहा है। अगर 5 साल से पहले ही अगर उसने कंपनी छोड़ दी है, ठीक है, और पैसा विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में भी ये है कि कौन से केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, द सर्विस हैज़ बीन टर्मिनेटेड। अगर उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई है, कौन से रीज़न से टर्मिनेट हुआ है, मान लो उसकी जो हेल्थ है ये बहुत बुरी है, इल हो गया बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो एम्प्लॉयर की जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया। ठीक है, बिजनेस ही बंद हो गया तो उसका तो मजबूरी है कंपनी छोड़ना। ठीक है, या फिर उसके कंट्रोल से बाहर है, एम्प्लॉय के कंट्रोल से, ऐसी सिचुएशन है तो एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर है, तो इस वाले केस में उसका अगर विड्रॉ करता हो तो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब थर्ड केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। कौन से केस में नहीं होगा, अगर मान लो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो जाता है और पीएफ को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, अगर पीएफ वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करा देता है अपने पीएफ अकाउंट में, तब भी कोई भी, क्योंकि उसने तो विड्रॉ तो किया नहीं है, वो तो बस ट्रांसफर हुआ है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उस वाले केस में भी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, अब डेथ के केस में देखिए, डेथ के केस में वो ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकता अब, क्योंकि डेथ हो गई है। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा, अगर उसकी 5 साल तक उसने अगर वर्किंग की है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, और 5 साल तक वर्किंग नहीं की है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये सीधा सा रूल है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, ये भी बेसिक ही था। अब देखिए, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे अगर उसको पैसा मिल रहा है तब क्या होगा। अब इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि पीएफ कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग पीएफ के हिसाब से अलग अलग रूल है। एक होता है स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ बोलते हैं उसको, एसपीएफ, स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो प्रोविडेंट फंड एक 1925 में रजिस्टर्ड है, मतलब कि 1925 में जो प्रोविडेंट फंड है वो गवर्न करता है एसपीएफ को। ठीक है, ये नॉर्मली किस पे अप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लीकेबल होता है, रेलवे पे हो गया, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, लोकल बॉडी हो गई, यूनिवर्सिटीज़ या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन पे अप्लीकेबल होता है। सेकंड टाइप का होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसको आरपीएफ भी बोलते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है, जो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए जो कमिश्नर होता है उस पर रजिस्टर्ड होता है, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में अगर वो रजिस्टर्ड है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया। थर्ड होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ बोलते हैं उसको। ठीक है, जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो यूआरपीएफ हो गया। और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जिस पे अगर स्टेचुअरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल होता है तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपनी वॉलेंट्री। ठीक है, वो एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस या बैंक में उसको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसका एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई डाउट। नो सर। अब देखिए टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होगी, जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है, अगर मान लो उसको 1 लाख रुपीज़ पूरे साल में मिल रहा है, ठीक है, उसमें से अगर 10,000 रुपीज़ उसने अपने मतलब कि कंट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है, मतलब 12,000 रुपीज़ अगर कंट्रीब्यूशन कर दिया है 1 लाख रुपीज़ में से, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ तो टैक्सेबल हो चुका था पहले ही। ठीक है, तो जो उसने कंट्रीब्यूट किया है वो तो टैक्सेबल होने का कोई मतलब ही नहीं है, उल्टा
उसका तो जो इन्वेस्टमेंट हो गया हो तो 80C में तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उस वाले केस में डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस वाले केस में 80C में डिडक्शन हो जाएगा उसका, जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है वो 80C में डिडक्शन मिलता है उसको, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ही सैलरी इनकम, पहले से ही सैलरी इनकम में इंक्लूड रहता है। अब सेकंड पार्ट आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस वाले केस में देखिए जहाँ पर SPF है अप्लीकेबल है, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड है, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या फिर यूनिवर्सिटीज़ या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसमें फुली एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, फुली एग्जम्प्ट हो। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, नॉर्मल प्राइवेट या PSU, इन पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है कि उनका खुद का एक ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो उस पर एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, मतलब कि 12% तक टैक्स फ्री हो जाएगा वो। अगर मान लो अगर 13% अगर वो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो 12% तक टैक्स फ्री हो जाएगा, 1% टैक्सेबल हो जाएगा। तो RPF में जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक ही एग्जम्प्ट है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, जब कंट्रीब्यूशन होता है उस टाइम कोई टैक्सेबल नहीं होगा, बट जब रिटायरमेंट होगा, जब पैसे मिलेंगे, तब पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। और PPF वाले केस में क्या होगा, PPF वाले केस में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये अप्लीकेबल ही नहीं होता इस पर। ठीक है, क्योंकि वो तो आप एज ए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉयर तो उस पर कोई कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है, तो ये तो अप्लीकेबल ही नहीं होता। फिर सेकंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट आता है वो है इंटरेस्ट ऑन PF। जो भी एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उस पर अगर PF मिल रहा है तब क्या रूल होगा। तो एक रूल तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो अमेंडमेंट आया था, कि अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है पूरे साल में, तो PF उस वाले केस में 2.5 लाख के ऊपर जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है उस पर इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा एम्प्लॉई के केस में। तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अभी अब रहा रिटायरमेंट के केस में क्या होगा। तो स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में तो फुली एग्जम्प्ट है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक एग्जम्प्ट है, 9.5% से ज़्यादा टैक्सेबल नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो 8% के आसपास ही है, तो पूरा पूरा ऑटोमेटिक टैक्स फ्री हो गया वो। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, जब उसका कंट्रीब्यूशन होगा उस टाइम कोई भी रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, बट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्सेबल पूरा पूरा हो जाएगा। और PPF वाले केस में क्या होगा, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, पूरा पूरा टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इस पर। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको और थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है रिसिप्ट ऑन रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। जब टर्मिनेशन हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उस टाइम जो पूरा पैसा मिला है हमको, ठीक है, तो पूरे पैसे का क्या होगा। तो पूरा पैसा जब हमको मिल गया तो स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11), पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जम्प्ट है बट कुछ कंडीशन के साथ है, जो अभी हम देखेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या रूल है वो अभी हम देखेंगे। तो हमको एक तो ये रूल देखना है अभी, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा मिल रहा है रिटायरमेंट में तब क्या रूल होगा, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब पैसा मिल रहा है तब क्या रूल होगा। और PPF से जब पूरा पैसा मिलता है तो 10(11) में वो भी टैक्स फ्री है, पूरा पूरा टैक्स फ्री है, पूरा पूरा एग्जम्प्ट है। तो हमको अभी ये रूल देखना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए नोट, ये है नोट 1, ये हमने देखा था ना, C नोट 1, कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब पूरा पैसा मिलता है तब क्या रूल होगा। ये देखिए क्या रूल है। मान लो आपका रिटायरमेंट हो गया, वो पूरा पूरा पैसा आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रूल तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 साल की अगर कंटिन्यूस सर्विस है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, तब मैंने बताया था आपको कि कुछ कंडीशन है
कि मान लो उसकी सर्विस है टर्मिनेटेड हुई है, मान लो इल हेल्थ से हुई है, या कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस से हुई है, या अदर केस है जो उसके मतलब बियॉन्ड है कंट्रोल के, ठीक है, या फिर उसने मान लो दूसरे उसमें ट्रांसफ़र करा लिया है, बट एक्चुअल में ये तो रिटायरमेंट का केस है, तो रिटायरमेंट केस में तो वो वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस वाले केस में देखिए विड्रॉ फ्रॉम आरपीएफ में अगर 5 साल तक कंटिन्यू सर्विस है तो पूरा एग्जाम्प्ट होगा, और 5 साल तक कंटिन्यू सर्विस नहीं है और कुछ रीजन के साथ नहीं है तब भी पूरा पूरा टैक्स फ्री है। तो सीधी सी बात यही है कि पाँच हमको बस पाँच नॉर्मली 5 साल की कंटिन्यू सर्विस तो होगी अगर रिटायर हो रहा तो, ठीक है, तो उस वाले केस में पूरा पूरा टैक्स फ्री है। तो इस वाले केस में भी टैक्स फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर वो रिटायर हो रहा है तो 5 साल की तो कंटिन्यू सर्विस की होगी उसने, तो इसमें भी टैक्स फ्री हो गया। अब इस वाले केस में टैक्सेबल है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ये देखिए नोट 2, पेमेंट हो अक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो भी बैलेंस है उसका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा मिला है तब क्या होगा, ठीक है। तो इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नो टैक्सेबल एज ऑलरेडी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, पहले से टैक्स हो चुका है उसका, तो उसमें तो कोई टैक्सेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। अब उस पर जो इंटरेस्ट कमाया है उसने, तो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट टैक्स कहाँ लगेगा, अदर सोर्सेज इनकम पे लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तो उस पर पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट नहीं, इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा पूरा अंडर हेड सैलरी पे टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, ये भी सैलरी पे टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। तो हमने अभी देखा था कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में लगभग सब कुछ टैक्सेबल है, और रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक टैक्स फ्री है, उसके बाद सारा टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट ऑन पीएफ में 9.5% तक टैक्स फ्री है, उसके बाद पूरा टैक्सेबल है। और अगर उसको रिटायरमेंट में मिलता है तो 5 साल की अगर कंटिन्यू सर्विस है तो उसको पूरा पूरा टैक्स फ्री हो गया उसका। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में सब कुछ टैक्स फ्री है, पीपीएफ में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट? नो सर, नो। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। और किसी को डाउट हो? चलिए हमारा थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया पीएफ का। ओके। एक बात पूछनी थी, जैसे आप ये बता रहे हो ना, काफी दिक्कत आती है, जैसे लोग अपने पीएफ से कैसे पैसे निकाले, जो अपने पीएफ का है प्राइवेट में कैसे निकाले और गवर्नमेंट में कैसे निकाले, ये उसका प्रोसेस। तो इसका पीएफ प्रोसेस से की पैसा निकालना, एक अलग क्लास लगा देंगे, अलग प्रोसेस की, जब हम पीएफ का पढ़ाएंगे ना। प्राइवेट में एक्चुअली में पीएफ के जो इसका जो एक्ट जो है पीएफ एक्ट हम देखेंगे, ये सही है पीएफ एक्ट देखेंगे तो उसमें सारा कवर हो जाएगा। ये तो हम बस इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी देख रहे हैं। काफी दिक्कत होती है ना, लोग अपना पीएफ कैसे निकाले, क्या क्या प्रोसेस होती हाँ है। एक्चुअली प्रोसेस का कई बार नहीं आइडिया होता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कई बार प्रोसेस का आइडिया नहीं होता, तो पीएफ एक्ट का हम जब देखेंगे, ये सही एक्ट का देखेंगे तो उस टाइम ये सारा कवर हो जाएगा। अभी तो हम बस इनकम टैक्स पर्पस के लिए देख रहे हैं कि इनकम टैक्स कैसे लगेगा, या इनकम टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, कल हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। हाँ इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, और हम ट्राई करेंगे अगर इसकी कैलकुलेशन देखने के बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे ओवरऑल वाला क्वेश्चन सैलरी का, तो हम ट्राई करेंगे कल सैलरी का कंप्लीट हो जाए। ओके। आप एक ये और बोल रहे थे कि भाई जैसे कोई, जैसे आपने जितना भी करवाया है उससे रिगार्डिंग कि भाई रिगार्डिंग की कितने क्वेश्चन आप देना चाहो, या छोटा सा कोई टेस्ट जिससे पता लगे कि भाई कितना पढ़ा कितना नहीं, ऐसा कुछ। वो तो आप लोग बताइए, आपको देना क्या टेस्ट? नहीं, अभी से पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई, तो मेरे पास तो है क्वेश्चन की सीरीज है।
अच्छा अच्छा इसके ऊपर जैसे अभी गूगल फॉर्म पे मैं कुछ बना रहा हूँ अभी, तो सबका Okay. गूगल फॉर्म पे लिंक चला जाएगा, तो आप लोग ठीक उस पर अपना सबमिट कर देना, और जो भी आंसर होंगे वो उस पर आपको पता चल जाएगा आपने सही किए हैं गलत किया है। उसके ऊपर अभी वर्किंग है, अभी बना रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आगे हमें जो किसी भी क्लासेज में किसी हाँ में हाँ, भी प्रैक्टिकल है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन होगा। वो एमसीक्यू जैसे भी हो। एमसीक्यू रखूंगा अभी मैं, उसमें मतलब आंसर रहेगा और आपको मतलब हिंट भी रहेगा एक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी उस पर अभी वर्किंग चल रही है, ओके तो उस पर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसका लिंक आ जाएगा सबको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके, बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ठीक है।